सर, आप सभी का स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, क्या क्या हो सकती है। तो इंट्रोडक्शन होता है कि रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स में होने वाली वह प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और बदले में जो आपके बड़े मॉलिक्यूल्स होती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होते हैं, उसको सरल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। जैसे ग्लूकोज को जब हम ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन होती है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे CO2 H2O तथा अधिक मात्रा में हाई क्वांटिटी में एनर्जी प्राप्त होते हैं, रेस्पिरेशन कहलाती है। तो अर्थात रेस्पिरेशन होने वाली वह प्रोसेस होती है जिसके मैकेनिज्म में ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में लेकर डिफरेंट बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। फलस्वरूप अधिक मात्रा में हमको एनर्जी होती है वो हमको मिलता है। सेकंड, डेफिनेशन में रेस्पिरेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें हम बड़े मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, या फिर बोल सकते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या कहलाती है वो रेस्पिरेशन कहलाती है। जनरली रेस्पिरेशन की प्रोसेस होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है मुख्य रूप से एनारोबिक बोल है, मतलब कि ऑक्सीजन होगा वो एब्सेंट होगा, विदाउट ऑक्सीजन के क्या करेंगे, जब रेस्पिरेशन होता है तब उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की वह प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्व होता है। फिर इसमें देखेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से होती है, इसके लिए क्या क्या साइकिल्स होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स के बाद ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ेंगे, और ग्लाइकोलिसिस के बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। ठीक है, जिसको हम क्रेब साइकिल को हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केवल हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस जो होती है ना, ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हम दो फेज के बारे में, दो स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज और रिडक्टिव फेज, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। तो सेकंड जो टॉपिक है टाइप्स के बारे में, तो उसमें देख लेते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वह प्रोसेस होती है जिसमें मुख्य रूप से किसमें होगी, जो विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा जब रेस्पिरेशन, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होता है, ये मान लेते हैं कि हमारा ग्लूकोज प्रोडक्ट है, इसको हम बिना ऑक्सीजन के क्या कराएंगे, हम रिएक्शन कराएंगे। तो बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन कराते हैं तो हमको केवल CO2, ठीक है, CO2 प्लस H2O और लो क्वांटिटी में एनर्जी प्रोवाइड होता है। ठीक है, लो मात्रा में हमको एनर्जी प्राप्त होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बहुत ही यूजफुल नहीं है बोल सकते हैं। दूसरा होता है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की वह प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं, या फिर हम ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं, है ना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जो तोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, इसमें हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, जिसमें C6H12O6 जो होती है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। और इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा ATP का प्रोडक्शन होता है, जिसमें आपके 31 ATP 31 ATP का प्रोडक्शन होता है, 31 ATP का प्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि जो हमारे जो आपकी ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज किस तरीके से ऑक्सीडेशन को लेकर किस तरीके से छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ती है, इसको हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल को पहले जान लेते हैं क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस जो होती है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, प्रमुख दो शब्दों बना हुआ है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ठीक है, जिसमें ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक होता है। इसको हम मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, इसमें दो अवस्थाएं होती है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म वह प्रोसेस होती है जिसमें मॉलिक्यूल को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है,
जिसमें कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं तोड़ने के लिए, प्रोटीन हो सकती है या फैट्स हो सकती हैं। इन सभी चीज़ को बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है छोटे मॉलिक्यूल में, ठीक है। लेकिन अभी ग्लाइकोलाइसिस के बारे में है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ग्लूकोज को हम छोटे मॉलिक्यूल के में तोड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म जो होती है ना, मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होती है और साथ साथ उसमें सिंथेसिस होता है। तो हम देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस का ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। अब ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होगी उसमें दो अवस्थाएं होती है। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन फेज और दूसरा होता है, दूसरा जो फेज होगा उसको पे ऑफ या फिर रिडक्शन फेज कहेंगे। जो पहला जो फेज होता है ना, जो फेज होती है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लिया जाता है। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सबसे पहले एटीपी के प्रेजेंट में एडीपी और आईपी के साथ, है ना, एटीपी जो होती है इसको मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में तोड़ते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव होती है ना। और ये जो प्रोसेस होती है एक हेक्सोकाइनेस एंजाइम के प्रेजेंट में होते हैं। ये हेक्सोकाइनेस प्रेजेंस एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज फॉस्फेट के फॉर्म में भेज जाता है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होती है, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये मुख्य रूप से अपने आइसोमर के फॉर्म में चेंज होता है ना, आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंट में, जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होती है, ये फिर से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडीपी या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज कर देता है या कन्वर्ट कर देता है। ये जो प्रोसेस होती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फास्फोफ्रक्टोज काइनेस के प्रेजेंस में होता है, फास्फोफ्रक्टोज काइनेस के प्रेजेंस में होती है। ये बनाता है फ्रक्टोज 1,6 बीस फास्फेट या फिर डाइफॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होती है एल्डोज के प्रेजेंट में, है ना, एल्डोज के प्रेजेंट में ये दो मॉलिक्यूल में चेंज हो जाती है। चूंकि आपके जो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर की ओर जो था, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड थे और उसका एक मॉलिक्यूल था, सभी का एक एक मॉलिक्यूल है और जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड है। जो मतलब कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 बीस फास्फेट बोल रहे हैं ये भी क्या होगा, आपके 6 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल होगा। अब ये जो कार्बन कंपाउंड होता है एल्डोज जो होती है, एल्डोज के प्रेजेंस में क्या करती है, ये 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाती है और इसका मॉलिक्यूल कितने हो जाते हैं, 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो बना हुआ होता है जो फ्रक्टोज 1,6 बीस फास्फेट जो होती है एल्डोज के प्रेजेंस में 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड और DHA में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाता है, 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड और DHA जिसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, DHA या डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों क्या होती है, 3-3 कार्बन वाले होते हैं, 3-3 कार्बन का कंपाउंड होती है। जो कि क्या होता है, जो आपके डिहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट होती है ये मुख्य रूप से क्या बना सकता है, ये 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड बना सकती है, ठीक है। मतलब कि ये जो 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में क्या हो सकता है, इनकन्वर्टेबल होती है। अब ये जो दो होते हैं 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड और DHA, है ना, DHA जो होते हैं 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का कितना मॉलिक्यूल हो गया, 2 मॉलिक्यूल हो गया। एक जो है आपके 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड से आया है, ठीक, एक जो है आपके 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड यहाँ से आया है और एक जो है आपके DHA से आया है, ठीक है। इस तरीके से इसमें दो मॉलिक्यूल बन जाती है जिसमें कितने कार्बन कंपाउंड होंगे, 3 कार्बन कंपाउंड होंगे, 3 कार्बन कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल जिसका नाम है 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब ये जो 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड होता है ये आइसोमरेज के प्रेजेंस में, है ना, आइसोमरेज के प्रेजेंस में ये H3PO4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, है ना, सॉरी H3PO 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो होती है ये H3PO4 के साथ आइसोमरेज के प्रेजेंस में 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ये 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो होती है ये डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस करती है। डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस में क्या होती है, 2 मॉलिक्यूल NADH होती है ना, 2 मॉलिक्यूल NAD होती है, ये 2 मॉलिक्यूल NADH प्लस में कन्वर्ट हो जाती है ना। इस प्रकार से इसमें डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है और ये बना लेता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड,
ठीक है, मतलब कि 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हो जाती है डिहाइड्रोजनेशन के पश्चात 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब ये जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड होती है ना, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड होती है, ये फिर से दो मॉलिक्यूल एडीपी को लेता है ना, दो मॉलिक्यूल एडिनोसिन डाइफास्फेट, दो मॉलिक्यूल एटीपी का प्रोडक्शन करती है। और इस प्रोसेस में मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम Mg2+ होते हैं, वो पार्टिसिपेट करती है या इंटरमीडिएट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये फास्फोग्लिसरोहेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में होता है। फास्फोग्लिसरोहेक्सोकाइनेज या फिर ट्रांसफरेज प्रेजेंस में होता है, फास्फोग्लिसरोट्रांसफरेज की प्रेजेंस में होती है, जिसकी उपस्थिति में ये 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के फॉर्म में चेंज आता है। ठीक है, जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड था वो एडीपी को लेकर है ना एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जो फास्फोग्लिसरोट्रांसफरेज की उपस्थिति में होती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड रहता है ये फास्फोग्लिसरोम्यूटेज है ना, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज की प्रेजेंट में ये फिर कन्वर्ट 2-फास्फोग्लिसरिक, जो कि ये 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होती है, जिसमें फिर से क्या होते हैं, वाटर डिहाइड्रेट होती है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, और डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में H2O रिमूव हो जाते हैं और बनाता है 2-फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड ना, 2-फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो 2-फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होती है ये फिर से दो मॉलिक्यूल एडिनोसिन डाइफास्फेट को लेकर ये दो मॉलिक्यूल एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और इस प्रोसेस में पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रोसेस में होती है ना, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें 2-फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो होती है पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार से आपके ग्लूकोज जो होते हैं पायरुविक एसिड में, ये पूरे प्रोसेस के माध्यम से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज पायरुविक एसिड में। ये पूरा जो होती है पूरा एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं, पूरे सभी चीज में एंजाइम होती है, एंजाइम की यूज होते हैं, एंजाइम होता है, हर स्टेप में एंजाइम की यूज होता है ना, इस कारण से इसको एंजाइमेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसमें जब हम पहले जो प्रोसेस देखे जिसमें ग्लूकोज से आपके 3,4-ग्लिसरैल्डिहाइड बनती है, ये कहलाता है आपका प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, जिसमें किसका प्रिपरेशन होता है, कौन तैयार होता है 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। जबकि दूसरा जो प्रोसेस होता है जिसमें 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड होती है वो पायरुविक एसिड में टूट जाता है, जिसको पे ऑफ फेज बोलते हैं या फिर रिडक्शन फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको रिडक्शन फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड होती है वो लगातार होते हैं वो टूटती जाती है ना, टूटता जाता है। अब इस जो प्रोसेस का लास्ट में कंक्लूजन हमको ये मिलता है कि इस जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इस जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में लाइसिस की प्रोसेस होती है या ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस में हमको पूरे टोटल रिएक्शन में है ना, टोटल जो रिएक्शन होता है पूरे 11 स्टेप होती हैं, जिसमें दो मॉलिक्यूल एटीपी का लॉस होता है ना, 2 मॉलिक्यूल एटीपी लॉस होती है। पहला जो लॉस होता है वो हमको फर्स्ट स्टेप में मिलती है ना, पहला स्टेप में मिलता है। और दूसरा जो होता है, ठीक है, जो पहले स्टेप में हमको यहाँ पर एटीपी यूज हो किए और दूसरे में यहाँ पर यूज किए। ठीक है, मतलब 2 मॉलिक्यूल एटीपी का हम लॉस करते हैं, बदले में हमको यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल एटीपी का हमको मिलता है। कहाँ पर 4 मॉलिक्यूल एटीपी मिल रही है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एटीपी पार्टिसिपेट किया और 2 मॉलिक्यूल एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, और दूसरे में यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रही है, 4 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 एटीपी का यूज हो रहा है। और साथ ही इसमें डिहाइड्रेशन की प्रोसेस भी हो रही है। इसमें जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है तो एक NADH प्लस है ना, एक NAD का मतलब होता है 2.5 ATP। ठीक है, 2.5 ATP। एक NADP मतलब क्या होता है, NADP मतलब एक NADP बराबर होता है 2.5 ATP, मतलब कि 2 यहाँ पर NADP है तो टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, 5। ठीक है, 5 ATP का फॉर्मेशन हुआ। और चूंकि यहाँ पर कितने ATP मिले हुए हैं,
OH प्लस 4 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन होगा? 9 ATP का फॉर्मेशन होता है इस पूरे ग्लाइकोलिसिस के साइकिल में। ठीक है, इस तरीके से इसमें कैलकुलेशन हमको यही मिलती है कि जब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होती है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में, जिसमें 2 मॉलिक्यूल ATP यूज होते हैं और कुल टोटल 9 ATP का हमको प्रोडक्शन मिलता है। तो इस तरीके से आपके जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होते हैं वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आने वाले लेक्चर में हम लोग, जिसमें हम जो पायरुविक एसिड होती है उसका ब्रेकडाउन किस तरीके से